मुझे पता है जिसकी वजह से मैं यहां जिस मुकाम पर हूं उसके साथ ही दगा करने जा रहा हूं, मगर मेरे लिए मेरे पिता का राज जानना उतना ही जरूरी है। अपने घर में खड़ा शिखर दिनेश को ये कह रहा है। अपनी बात जारी रखते हुए शिखर कहता है, मुझे जानना है कि आखिर कौन है वो जिसकी वजह से मुझे अपनी पूरी जिंदगी मां बाप के प्यार से अनजान रहना पड़ा। दिनेश थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मान लो मैं इस काम के लिए मान भी गया, मगर क्या तुम्हें लगता है कि हम ये कर पाएंगे? शिखर दिनेश की ओर बढ़ते हुए कहता है, आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है। मेरे दिमाग में एक प्लान है कि कैसे हम शुभचिंतक का अपहरण कर यहां ला सकते हैं। दिनेश अपनी आंखों में गुहार लिए शिखर से कहता है, मैंने तुम्हें वादा दिया हुआ है, जब भी तुम्हारी मदद करने की बात आएगी मैं तो तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, मगर तुम और थोड़ा समय लेकर अपने इस फैसले के बारे में सोचो। अगर फिर भी तुम्हें यही सही रास्ता लगता है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तभी घर की घंटी बजती है। दिनेश खड़े होते हुए कहता है, मैं भी चलता हूं, जब फैसला कर लो फिर बता देना। और इतना कहकर दिनेश दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। दिनेश दरवाजा खोलता है तो सामने शीना खड़ी मिलती है। उससे हाल चाल पूछ दिनेश भी वहां से निकल जाता है। अब शिखर और शीना आमने सामने खड़े हैं। दोनों के चेहरों पर एक हिचकिचाहट साफ नजर आ रही है। शिखर कुछ पल के लिए शुभचिंतक की सारी बात भुला आगे बढ़ते हुए शीना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए एक धीमी सी आवाज में कहता है, तुमने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए थैंक यू। अगर तुमने सही समय पर मुझे अनन्या के बारे में ना बताया होता तो शायद मैं आज भी उसके साथ ही होता, उसके एक फरेब का हिस्सा बनकर। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें जो भी सहना पड़ा उसके लिए। शीना शिखर को बीच में ही रोकते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे किसी भी बात की माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें थैंक यू कैसा? तुम भी मेरी जगह होते तो यही करते। तुमने भी तो इतनी बार मेरी जान बचाई है। मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। इतना कहकर शीना शांत हो जाती है। कुछ देर के लिए वहां के माहौल में शांति बनी रहती है। दोनों को ये समझ नहीं आता है कि आगे क्या बोले। थोड़ी देर बाद शिखर शीना से दूर होते हुए कहता है, वैसे मैंने हमारे बारे में भी सोचा। शीना भौहें ऊपर करते हुए पूछती है, क्या सोचा? शिखर अपना मुंह फेरते हुए धीमी सी आवाज में कहता है, शायद हम दोनों को आगे कोई फैसला करने से पहले थोड़ा समय लेने की जरूरत है। मैं बार बार यही सोच रहा था कि जब मैं तुमसे प्यार करता था फिर कैसे मैं अनन्या के प्यार के जाल में फंस गया। कहीं ना कहीं सच तो यही है कि मैं शायद तुमसे उतना प्यार नहीं करता जितना अनन्या से करता था। तुम मेरे लिए किसी दोस्त से बढ़कर हो, और मैं फिर से तुमसे कोई वादा करके तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं। मैंने कुछ समय तक बस एक दोस्त के नाते तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है, क्योंकि अभी मेरी जिंदगी में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है, जिस वजह से मेरे पास हमारे लिए अभी समय नहीं है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ पा रही हो। शिखर अपनी बात खत्म कर शीना की ओर मुड़ता है। शीना के चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान है और वो कहती है, मैं भी यही सोचकर यहाँ आई थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि कहूं कैसे। मुझे भी यही लगता है, हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले दोस्त बनकर कुछ समय तक एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह सुन शिखर के चेहरे पर भी एक राहत भरी मुस्कान आती है। उसे लगा था कि शीना इतनी आसानी से शायद ना माने, मगर शीना की बातें सुन शिखर भी प्रभावित है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर शीना विदा लेते हुए वहां से निकल जाती है। शिखर को रवि का फोन भी आता है और साथ ही एक संदेश भी। आखिरकार मैंने आज बबीता के साथ डिनर कर ही लिया। वो दिन अब दूर नहीं जब बबीता मुझे वापस अपनाने को राजी हो जाएगी। ये पढ़ शिखर बिना उसका फोन उठाए पलटकर संदेश भेजता है, अभी कुछ दिनों तक शायद मिल ना पाए हम, मगर मुझे जैसे ही अगला मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और अपना फोन बगल में रखकर शिखर वापस सोच में पड़ जाता है। शुभचिंतक को
अगवा करने के अपने प्लान के बारे में। अगले दिन मुंबई से थोड़ी दूर समंदर के बीचों बीच एक टूरिस्ट बोट तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बोट के चारों ओर ट्रैवल एजेंसी के बैनर लगे हुए हैं और उस बोट में सवार है दो लोग। शिखर और दिनेश बातों में लगे हुए हैं। बोट का स्टीयरिंग संभालते हुए दिनेश कहता है, वो सब तो ठीक है, मगर हमें ऐसे वहां जाने की क्या जरूरत है? शिखर सामने दिख रहे टापू की ओर इशारा करते हुए कहता है, बस यही एक तरीका है सबसे छुपकर उस टापू पर पहुंचने का। अगर हम प्लेन से वहां जाएंगे तो उन्हें हमारे आने की खबर पहले ही हो जाएगी। और मैंने ये टूरिस्ट बोट इसलिए भी चुनी कि अगर ऊपर से जा रहा कोई प्लेन या फिर टापू पर कोई साधु दूर से भी हमें देखे तो उसे शक ना हो। उसे बस ऐसा लगे कि हम कोई टूरिस्ट हैं जो रास्ता भटक चुके हैं। और देखते ही देखते दोनों जा पहुंचते हैं उस टापू पर। टापू पर एक सुनसान से किनारे पर हाथ में बैग लिए दोनों उतरते हैं और तुरंत बढ़ते हुए जंगल में जा चुकते हैं। जंगल की शुरुआत में ही दोनों बैग लेकर खड़े हैं और शिखर दिनेश से कहता है, यहीं तुम्हें अपना हुलिया बदल अंदर जाना है। दिनेश माथे पर शिकन लिए पूछता है, अब तो बता दो पूरा प्लान क्या है हमारा? शिखर बैग खोल कुछ कपड़े निकालते हुए कहता है, आश्रम के अंदर जाने का एक ही रास्ता है। तुम्हें साधु के भेष में जाना होगा और वो भी अकेले, क्योंकि ज्यादा उम्मीद है अगर मैं गया तो कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा। वहां ना तो कोई गार्ड है ना ही किसी के पास कोई हथियार है। और फिर अंदर जाकर तुम्हें। शिखर दिनेश को प्लान समझाता है और हामी भरते हुए दिनेश कपड़ा पहन एक साधु का भेष अपना लेता है। शिखर ये बोल दिनेश को यहां से भेज देता है कि मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जाओ और शुभचिंतक को लेकर आओ। दिनेश सुनिश्चित करता है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर एक साधु के जैसे चेहरे पर एक मुस्कान और धीमी कदमों के साथ आश्रम के अंदर प्रवेश करता है। चेहरे पर तो मुस्कान है, मगर अंदर ही अंदर दिनेश के दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी हैं। मन में पकड़े जाने के ख्याल आ रहे हैं उसे। बस एक चूक और न जाने क्या होगा उसके साथ। आश्रम में चलते हुए दिनेश को शिखर का कहा याद आता है और वो जाकर शुभचिंतक के कमरे के आगे खड़ा हो जाता है। अंदर जाते हुए दिनेश के पांव तो कांप रहे हैं, मगर उसे पता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता है और धीरे से अंदर जाता है। अंदर शुभचिंतक अकेला बैठा गायत्री मंत्र के ध्यान में मगन है। दिनेश का गला सूख चुका है, उसके लिए मानो समय रुक चुका है। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हुए जा रही है। हिम्मत कर दिनेश शुभचिंतक के कानों के पास जाते हुए कहता है, शिखर आपसे मिलने आया है। आश्रम के बाहर खड़ा है, बहुत समय से जाने से मना कर रहा है, ये कहकर कि जब तक आपसे बात नहीं कर लेता तब तक वहां से नहीं हिलेगा। ये सुन शुभचिंतक की आंखें खुलती है और वो कहता है, ठीक है, मुझे वहां ले चलो। लगता है मुझे ही उससे बात करके उसे समझाना होगा। शुभचिंतक भी खड़ा होता है और दिनेश के साथ आश्रम के दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। आगे शुभचिंतक चल रहा है और पीछे दिनेश। और दरवाजे पर पहुंच शुभचिंतक कहता है, शिखर कहां है? दिनेश दाईं ओर इशारा कर कहता है, थोड़ा आगे उस ओर। शुभचिंतक भी बात मानकर उस ओर बढ़ जाता है। चलते हुए शुभचिंतक एक नजर दिनेश की ओर देखते हुए पूछता है, वैसे आज से पहले तो तुम्हें यहां देखा नहीं, कौन हो तुम? दोनों आश्रम के बगल के जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और दिनेश अपना हाथ कपड़े के अंदर ले जाते हुए एक बंदूक निकाल शुभचिंतक पे तान देता है। शुभचिंतक के माथे पर एक शिकन तक नहीं है, मानो उसे पहले से पता है कि क्या होने वाला है। दिनेश अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, आंखें नीची और बिना कोई आवाज किए चुपचाप चलो मेरे साथ। जंगल के अंत में शिखर दिनेश का इंतजार कर रहा है। उसके मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि कहीं दिनेश पकड़ा तो नहीं गया, उसके चक्कर में कहीं दिनेश को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। शिखर को कुछ आवाज आती है और पलट कर देखता है तो साधुओं का एक झुंड बगल से ही गुजर रहा होता है।
उन्हें देखकर शिखर जमीन पर लेट जाता है, अपने आप को छुपाते हुए। शिखर छुपकर उस ओर देखते हुए सोचता है, कहीं ये मुझे देख ना ले। दिनेश की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो। अगले ही पल शिखर ने जो देखा वो देख के उसे यह आभास हो गया कि उसका प्लान अब फेल होने वाला है, क्योंकि शिखर के सामने साधु का झुंड आपस में बात करते हुए दाईं तरफ से आश्रम की ओर जा रहा है, तो वहीं दिनेश शुभ चिंतक पर बंदूक ताने बाईं ओर से शिखर की ओर बढ़ते आ रहे हैं। बस साधुओं के झुंड को एक नजर फेरने की जरूरत है और दिनेश पकड़ा जाएगा। और जो इंसान बस एक पल में 1000 करोड़ उसे भेज सकता है, अगर उसका अपहरण करते पकड़े गए तो न जाने क्या होगा उनके साथ। शिखर अपना हाथ हिलाते हुए दिनेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दिनेश जैसे ही शिखर को देखता है, उसके कदम जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर पड़ते हैं और उन पत्तों की आवाज उन साधुओं के झुंड तक भी पहुंचती है। साधु भी उस ओर मुड़कर देखते हैं। शिखर का सारा प्लान फैल ही गया होता कि सही वक्त पर शिखर ने दिनेश को इशारा कर दिया और दिनेश शुभ चिंतक को ले एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। शुभ चिंतक के मुंह पर हाथ रख दिया दिनेश ने और कनपट्टी पर बंदूक। साधु दिनेश की ओर ही देख रहे हैं, मगर उन्हें दिनेश नजर नहीं आ रहा। और साधु का झुंड आपस में फुसफुसा समझते हैं कि किसी जानवर की आवाज होगी और नजरअंदाज कर वापस आश्रम की ओर बढ़ जाते हैं। ये देख शिखर के चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। आखिर उसका प्लान कामयाब हुआ, मगर शिखर की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही शिखर खड़ा होने वाला होता है, सामने से आ रहे दिनेश के गले पर आकर एक छोटा सा डांट लगता है और मानो वो अपनी जगह पर ही जम जाता है। शिखर तुरंत वापस जमीन पर लेट जाता है। अब दिनेश के सामने खड़ा शुभचिंतक अपना सर उठाता है और पलटते हुए दिनेश से कहता है, ये खास तरीके का डांट है जिसके लगते ही इंसान को लकवा मार जाता है। दिनेश अपनी पूरी कोशिश कर रहा है मगर हिल भी नहीं पा रहा। शुभचिंतक उसके हाथों से बंदूक लेते हुए कहता है, मेरे साथ आश्रम में जितने भी साधु हैं सबको ये बात पता है कि अगर मुझे कभी भी आश्रम के बाहर बिना सुरक्षा के जाते देखे तो मेरे लिए तुरंत सुरक्षा भेजी जाए। और शिखर के नजरों के सामने देखते ही देखते दिनेश के पीछे से जमीन पर लेटे कुछ साधु खड़े होते हैं। उनमें से कईयों के हाथों में बड़ी बंदूकें हैं और बाकी भागते हुए शुभचिंतक की ओर आते हैं और शुभचिंतक को घेर लेते हैं। शुभचिंतक के इशारे पर दिनेश को उठा वहां से ले जाते हैं और शुभचिंतक आदेश देता है, एक बार फिर से सुनिश्चित कर लो यहां कोई और तो नहीं है, फिर वापस लौट आओ आश्रम। शिखर के होश उड़ चुके हैं। आश्रम में सारे साधु और कोई नहीं बल्कि शुभचिंतक के अंग रक्षक ही हैं। उसका बुरा सपना अब सच हो चुका है। दिनेश पकड़ा गया है और बाकी साधु उसकी तलाश में वहां आस पास भटक रहे हैं। शिखर बड़ी मुश्किल से वहां छुपा रहा झाड़ियों में। साधु हाथ में बंदूक लिए उसके बगल में खड़े हैं और शिखर अपनी सांस रोके छुपा हुआ है।